हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज है C++ लैंग्वेज पर बेस्ड। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसा कि हम लोग पढ़ते समझते आए हैं। लेकिन ज़रा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि C लैंग्वेज के फीचर क्या है। ये एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है, फर्स्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर के बाद हम धीरे धीरे C++ लैंग्वेज पर कंसंट्रेट करेंगे और इस लैंग्वेज की सारी बारीकियों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि C लैंग्वेज है क्या, तो हम बिना कुछ सोचे समझे बोल सकते हैं कि C++ इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इट ऑल्सो सपोर्ट लोअर लेवल फंक्शनलिटी। अब इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब मशीन इंडिपेंडेंट। एक लैंग्वेज अगर मशीन इंडिपेंडेंट है, जिसकी मशीन के इंटरनल आर्किटेक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं हो, उसको हम बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट, और वही है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। इस हाई लेवल लैंग्वेज में आप सीधे सीधे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर हम उसको कंपाइल करके कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन ये इतना पावरफुल लैंग्वेज है कि इट सपोर्ट लोअर लेवल फंक्शनलिटी। कहने का मतलब, एक प्रोग्राम को अगर हार्डवेयर लेवल की हम बात करें तो हार्डवेयर लेवल कंट्रोल किस में मिलता है? असेंबलर के पास है। लेकिन ये फीचर C++ लैंग्वेज यूजर को भी प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, ये छोटी छोटी जो फंक्शन है जो एकदम हार्डवेयर लेवल पर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का एलोकेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं लोअर लेवल फंक्शनलिटी। तो ये दोनों फीचर है, ये सी लैंग्वेज में भी थे, और स्वाभाविक है कि C++ का एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज को एक्सटेंड किए तो सी लैंग्वेज की जितनी भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको अपने साथ रखा। इसलिए हम इसका नाम ही रखे C++, मतलब इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ C। तो C के जो अच्छे फीचर, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की बात होती है, वो फीचर यहाँ भी हमने एज इट इज मेंटेन रखा है। इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज तो है, लेकिन लोअर लेवल फंक्शनलिटी को भी सपोर्ट करता है। इट इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन पर रन करना हो तो हमको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। तो C++ को इंटरप्रेटर की नहीं बल्कि कंपाइलर की ज़रूरत है। हम जानते हैं विशेष करके कि कंपाइलर ट्रांसलेशन तो करता है, फास्ट ट्रांसलेशन करता है, होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। इसलिए ये लैंग्वेज हमारा फास्ट भी है। एक बार अगर बना दिए तो उसको आसानी से हम कंपाइल कर पाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी फीचर है इसका डुअल मोड ऑफ प्रोग्रामिंग जो है। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात हम नहीं कर रहे, ऑपरेशन तो सब में होता है, लेकिन मोड ऑफ प्रोग्रामिंग में हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों तरह के प्रोग्राम हम बना सकते हैं। मतलब सीधा है कि अगर सी लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर C++ आप पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो आप चाहें तो सी लैंग्वेज के जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखना, उसको आगे बढ़ाना, मेन फंक्शन के अंदर सारे प्रोग्राम को इनबिल्ट करना और उसको रन करना, वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी फीचर है कि इसमें आईओ ऑपरेशन के लिए जो उसके फंक्शन है, प्रिंटफ, स्कैनफ, वो भी एज इट इज काम करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर जोड़ा गया जो उससे भी आसान है, उससे भी अच्छा है। इसलिए ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आपकी इच्छा अनुसार, प्रोग्रामर की इच्छा से डिपेंड करेगा कि आप कैसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड जो सी लैंग्वेज में आपने सीखा है, तो एज इट इज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम आपका रन करेगा। लेकिन नए कॉन्सेप्ट पर अगर काम करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी में जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करनी होगी। इन दोनों प्रोग्रामिंग विशेष करके ये ध्यान में रखना होगा कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड हमेशा टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच क्या है उस पर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि ये लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही मोड में प्रोग्राम बनाने में सक्षम है, और
इसका मतलब है कि ये टॉप डाउन अप्रोच में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और बॉटम अप अप्रोच में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। इसके बाद कॉन्साइजनेस एंड पावरफुल शॉर्ट हैंड है। कॉन्साइजनेस का मतलब होता है कि सीक्वेंस वाइज प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज मतलब प्रोग्राम 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइन वाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और इसमें बहुत सारे पावरफुल शॉर्ट हैंड लिखे हुए। प्रोग्राम लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे स्टेटमेंट से आपका बड़ा काम हो सकता है, जो हम प्रोग्रामिंग में विशेष करके देखेंगे। इसके बाद मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे देखिए प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या था कि अगर 200 लाइन का आपने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो अलग अलग जगह पर चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अलग अलग मॉडल बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब अलग अलग मॉड्यूल आप बना दीजिए प्रोग्राम का और इन सबको फाइनली आप इंटीग्रेट कर दें और आपका C++ प्रोग्राम बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में अगर किसी एक मॉड्यूल में गड़बड़ी है तो उस मॉड्यूल में सिर्फ बदलाव कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोग्राम इंटीग्रेटेड फॉर्म बने हुए हैं, ये अलग अलग मॉड्यूल में बने हुए हैं और उन मॉड्यूल को हमने इंटीग्रेट किया है। तो स्वाभाविक है कि काम आसान हो जाएगा और मेंटेनेबिलिटी हमारी आसान हो जाएगी। जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है उस मॉड्यूल को मॉडिफाई कीजिए या चेंज कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ा फीचर है C++ प्रोग्रामिंग में कि ये मेंटेनेबिलिटी को करता है और पोर्टेबल होता है। छोटे छोटे मॉड्यूल है, मॉड्यूल को जोड़ करके प्रोग्राम हमने बना दिए, छोटा प्रोग्राम हो गया। और सबसे पोर्टेबिलिटी का एक्चुअल मतलब ये है कि ये प्रोग्राम, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम बना दिया, अब हमको हार्डवेयर भी देखना पड़ता था, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना पड़ेगा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। यहाँ पर उस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर C++ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर ये रन करता है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें पोर्टेबिलिटी ये है कि इस प्रोग्राम को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं सोचना आपको कि यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें हमारा C++ का प्रोग्राम रन करेगा, नहीं करेगा, कोई बात नहीं है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हो, सब पर ये ईजिली आसानी से एग्जीक्यूट हो सकता है। ये सबसे बड़ी फीचर है। तो हमने अभी तक देखा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल फंक्शनलिटी को सपोर्ट करता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसमें दो तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर कॉन्साइज है, पावरफुल शॉर्ट हैंड है जिसका इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी आसान है क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, अब अलग अलग मॉडल बनाते हैं, मॉडल वाइज प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। तो इतना वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है और इसलिए ये लगातार चल रहा है। इसको हम लोग सब प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है इस प्रोग्राम में। तो जैसे C के प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया होगा, यहाँ भी कंपाइलेशन उसी तरह से होगा। अब जरा सा देखिए ये होता क्या है। जैसे सोर्स फाइल है, जब भी हम C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे टेस्ट के लिए प्रोग्राम बनाए, किसी खास मकसद के लिए प्रोग्राम बनाए, तो उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल हमेशा, जैसे मान लेते हैं अगर टेस्ट के नाम से test.cpp, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोग्राम है जो C लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में हमने बनाया है। और इस प्रोग्राम में दो पार्ट होता है, आप देखे होंगे। सबसे पहला पार्ट होता है #include, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर सबसे पहले ये जो लाइन है iostream.h, stdio.h, conio.h, इंक्लूड के साथ #include से जुड़े हुए जितने भी स्टेटमेंट हैं वो इस प्रोग्राम में होंगे। text.cpp में आपको लिखना पड़ता है, सबसे पहले तो यही लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो प्री प्रोसेसर है, ये सबसे पहले प्री प्रोसेसर के आएगा और प्री प्रोसेसर का काम है इस फाइल को हमारे प्रोग्राम से हटाना और इसके जगह पर ये iostream.h एक फाइल है, इस फाइल को हम अटैच करते हैं अपने सोर्स फाइल में। ये फाइल एक्चुअली में C++ के कंपाइलर प्रोग्राम के
जो हम कंपाइलर खरीदते हैं उसके साथ होता है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम जब भी जाएगा तो इनको हटाना होगा, iostream.h को हमको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, उनके जगह पर इस फाइल के एक्चुअल कंटेंट को हमें ऐड करना पड़ता है। ये काम प्री प्रोसेसर का है। प्री प्रोसेसर मतलब प्रोग्राम आपने लिखा, प्री प्रोसेसर के पास गया, प्री प्रोसेसर इस लाइन को हटाया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल को अटैच कर दिया हमारे प्रोग्राम के साथ। इसके बाद ये प्रोसेस्ड कोड हो गया। अब ये प्रोसेस्ड कोड जाएगा कंपाइलर के पास। आप देखें कि जब प्रोसेसिंग के बाद कंपाइलेशन होगा तो कंपाइलेशन के बाद बनता है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनेगा? text.obj, इसके विषय में भी आपको आइडिया होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल बना ये एक्चुअल में एक इंटरमीडिएट कोड है, इंटरमीडिएट फाइल है। ये अभी हार्डवेयर आसानी से प्रोसेसर नहीं पढ़ सकता, उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो text.obj को फिर हम लिंकर और लाइब्रेरी के थ्रू इस प्रोग्राम को ऐड करते हैं, और लिंकर और लाइब्रेरी के थ्रू जब इस text.obj को ऐड करेंगे तो फाइनल हमारा बनेगा test.exe। ये जो हमारा फाइल बना, जो यहाँ पे बना, यही है हमारा सॉफ्टवेयर। मतलब आप सीधा समझ लें कि किसी भी लैंग्वेज में आप जो कोडिंग करते हैं वो कोडिंग आपका सोर्स फाइल है। उस सोर्स फाइल को प्री प्रोसेसर के बाद हम प्रोसेस्ड कोड में बदलते हैं। प्रोसेस्ड कोड के बाद वो कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर का काम एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है जो हमारे पास प्रोसेस कोड के फॉर्म में आया है, जिसमें ये प्री प्रोसेसर के लाइन को हटा दिया जाता है, उस पर्टिकुलर फाइल को अटैच कर दिया जाता है हमारे प्रोग्राम के साथ। तो उसको फिर हम ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल के बाद अलग अलग मॉड्यूल को लिंक करना, और इसके साथ इसकी लाइब्रेरी का मतलब जो भी फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी फंक्शन है, इनका डिक्लेरेशन, इनका मीनिंग, इनका वैल्यू, इनके बिहेवियर, इनके कैरेक्टरिस्टिक, इन सब की जानकारी हमको यहाँ पे ऐड करनी होगी, ताकि इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बन सकता है। और जब exe फाइल बन गया तो यही वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। देखिए, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो सीधे रन नहीं कर रहा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज़ हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली उनको हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी के प्लस प्रोग्राम के कंपाइलेशन का, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा भी जाता है, ये प्रोसेस पूछा जाएगा या इनकी फंक्शनलिटी पूछी जाएगी कि ये कहाँ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो यूजर के द्वारा, हमारे द्वारा जो प्रोग्राम बनाया जाएगा वो सोर्स फाइल होगा, उसको प्री प्रोसेसर के पास भेजेंगे। प्री प्रोसेसर प्रोसेस करके उस हैश इंक्लूड के जगह पर उस फाइल को अटैच करेगा, फिर कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, और ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्सन के बाद अलग अलग मॉड्यूल को लिंक करना और जो भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको अटैच करना अपने फाइल के साथ, ताकि उसका प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया जा सके। बाद में कोई लाइब्रेरी फंक्शन के विषय में कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो उस फाइल को हम अटैच करते हैं और फाइनली उनको हम एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसफ़र करते हैं, और यही एग्जीक्यूटेबल कोड सीधे सीधे सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाएगा और इसका एक्सटेंशन हो जाएगा exe। देखिए, एक्सटेंशन को आप ध्यान में रखेंगे। पहला CPP, इसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल जब कंपाइलेशन के बाद हम बनाते हैं आफ्टर कंपाइलर तो obj के नाम से बनेगा, और जब ये फाइनल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तब हो जाएगा exe, और ये exe फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोग्राम में जाएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। बेसिक स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का, और इस लेक्चर में इतना ही डिस्कशन को सीमित रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और फाइनली इस वीडियो को आप देखें, समझें, और जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको पढ़ें, और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग के लेवल पर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।